हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है जीके जीएस एएससी वाला में। आज हम लोग पॉलिटी में महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता के बारे में जानेंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे, जिससे यह क्लास और सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके और सभी की तैयारी बेहतर हो सके। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना शामिल है जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करें या सौंपें। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करें। किंतु आगे देखते हैं, किंतु वह ना तो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी है और ना ही सरकारी सेवक। आगे, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी जो है वो भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है उसको। ठीक है, महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 88 में वर्णित है। अनुच्छेद 105 के अनुसार अपने पद के आधार पर उसे संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की व्यवस्था की गई है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है और उसे संबोधित कर सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता। महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा दिए गए समस्त विधिक कार्यों का संपादन करता है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का मासिक वेतन: राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, राज्यपाल का 3,50,000, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,50,000, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,25,000, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 2,50,000, मुख्य चुनाव आयुक्त का 2,50,000। आगे देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण पद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है, जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली, संघ और राज्य दोनों स्तरों का नियंत्रण करता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। वह भारत की समपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का
निष्पक्ष प्रधान होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। इसकी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है, किंतु इसे उसी रीति साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। वह राज्य के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। भारत की संचित निधि इसमें देख लेते हैं। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। पॉइंट 1, राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता एवं अन्य व्यय। पॉइंट नंबर 2, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते। पॉइंट नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता और पेंशन आदि। आगे देखते हैं आकस्मिकता निधि। इसमें देख लेते हैं संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है। आगे देखते हैं इस निधि का गठन भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 द्वारा किया गया। आगे देखते हैं राज्य की कार्यपालिका। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं। पॉइंट 1, राज्यपाल, गवर्नर। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद और एडवोकेट जनरल। राज्यपाल स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आगे देखते हैं राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में के प्रावधान के अनुसार किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पद हेतु योग्यताएं। अनुच्छेद 157 के अनुसार ए, वह भारत का नागरिक हो। बी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। शर्तें क्या क्या हैं? शर्तें हैं अनुच्छेद 58 के तहत राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तों का प्रावधान किया गया है। पॉइंट नंबर 1, राज्यपाल को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। या पॉइंट नंबर 2, उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कार्यकाल के दौरान उनकी उपलब्धियों व भत्ते को कम नहीं किया जा सकता आदि। नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। केंद्र राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की एकात्मक
प्रणाली यूनिटरी सिस्टम से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। आगे देखते हैं। एक राज्यपाल अपने कार्यकाल के समाप्ति के बावजूद उसके उत्तराधिकारी द्वारा उसका पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहता है। आगे देखते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156 में यह वर्णित है। आगे देख लेते हैं। वह राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। राज्यपाल संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। वेतन इसका 3,50,000 रुपये मासिक है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये मासिक है। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार ग्रहण करने पर उसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अवधारित अतिरिक्त वेतन भी प्रदान किया जाएगा। राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की गिरफ्तारी अथवा आपराधिक कार्यवाही आदेश जारी नहीं किया जा सकता। संघ शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल के पद की व्यवस्था है। संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव एवं लक्षद्वीप में राज्यपाल के स्थान पर प्रशासक पद की व्यवस्था है। नोट: पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। राज्यपाल की शक्तियाँ अथवा कार्य: वर्क और पावर ऑफ द गवर्नर। कार्यकारी शक्तियाँ: राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। विशेष: राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तो करता है परंतु उन्हें हटा नहीं सकता। इन्हें उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। किसी राज्य में जिला न्यायालय की नियुक्ति, पद स्थापना और पदोन्नति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री से समय समय पर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। विधायी शक्तियाँ: राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ: राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत कर सकता है तथा उसका सत्रावसान कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को विघटित कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। यदि किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश यदि 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा अनुमोदित नहीं होता है तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित किए जाने पर अपनी सहमति देने के लिए राज्यपाल बाध्य होता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक की अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को ऐसे विषयों जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है पर किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए, किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के विषय में क्षमा की शक्ति प्राप्त नहीं है। वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल के पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जाता है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है। अनुच्छेद 202 में यह वर्णन है, राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से धन अग्रिम रूप से दे सकता है। वह राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है। आपातकालीन शक्तियाँ। जब राज्य में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं जिससे राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति के प्रतिवेदन भेजकर राज्य के कथित राष्ट्रपति शासन लागू करने को परामर्श देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्य का पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आगे का भाग मुख्यमंत्री है जो कि हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी और हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और रिवीजन करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। थैंक यू।